तमाम लोग वहाँ पर चुप थे, ममता सरकार चुप थी। और ये कहा जा रहा है संदीप घोष जो है ये तमाम अफीम गांजा लड़कियों की सप्लाई से जो पैसा जमा करता था वो टीएमसी के फंड में दिया करता था, ये भी कहा जा रहा है। और लड़की जो ये सब चीज़ जानती थी। अगर आपको याद हो 2 या 2.5 साल पहले दिल्ली में भी सेम ऐसा ही हादसा हुआ था। राबिया सैफी जो सेल्फ डिफेंस में थी उसके साथ भी यही हादसा हुआ था कि वो भी तमाम तरह का जो लॉकडाउन में वो देख रही थी किस तरह फर्जी चालान हो रहे थे, फर्जी रसीदें बनाई जा रही थी। और जिस तरह बंगाल का ये रेप कांड जो 9 अगस्त का है और एक सामूहिक बलात्कार अब निकल कर आ रहा है, बड़े चौंकाने वाले इसमें खुलासे निकल कर आ रहे हैं। और परसों जो मैं लगातार इस पर स्टडी कर रही हूँ, कल और परसों जो मैंने इस पर पूरा का पूरा स्टडी करी तो और हैरत अंगेज इसमें खुलासे निकल कर आए। और कहा गया कि जो लड़की थी जिसको मतलब एक खाली दुश्मनी के तहत, पूरी प्लानिंग के तहत इसको मतलब वहाँ पर बुलाया गया और इसको कत्ल करने का जो था मतलब मंसूबा था। लेकिन कत्ल करने से पहले इसको पनिशमेंट देने के लिए इससे जो परेशान थे, जो इनके स्कैंडल में इनका साथ नहीं दे रही थी। और आरजी के हॉस्पिटल जो बहुत बड़ा अस्पताल माना जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है जितनी भी इंटर्नशिप लड़कियाँ करती थी वहाँ पर, उनसे वहाँ पर गलत काम करवाए जाते थे। उनको बाकायदा एक तरह से ये कहिए कि पॉलिटिकल घरानों में उनको सप्लाई करा जाता था, उनको वहाँ बेचा जाता था। और वहाँ का जो संदीप घोष प्रिंसिपल था वो ड्रग्स का, हीरोइन का भी काम करता था। और ये लड़की जो ये सब चीज़ जानती थी। अगर आपको याद हो 2 या 2.5 साल पहले दिल्ली में भी सेम ऐसा ही हादसा हुआ था। राबिया सैफी जो सेल्फ डिफेंस में थी उसके साथ भी यही हादसा हुआ था कि वो भी तमाम तरह का जो लॉकडाउन में वो देख रही थी किस तरह फर्जी चालान हो रहे थे, फर्जी रसीदें बनाई जा रही थी, उसने भी वो तमाम सबूत जमा करे थे। और किस तरह उसको हैवानियत से उसके साथ भी यही हुआ था कि उसको गैंग रेप करके बुरी तरह उसके गोद कर उसको हरियाणा में फेंक कर आए थे और आज तक उसको इंसाफ नहीं मिला। सेम यही जो है ये इस डॉक्टर के साथ हुआ। ये भी बेचारी शायद कोई इनकलाब लाना चाहती थी, समाज को कुछ सुधारना चाहती थी, लेकिन क्योंकि ये अकेली थी और ये तमाम सबूत जमा भी कर रही थी तो आरजी के हॉस्पिटल का जो प्रिंसिपल है संदीप घोष इसको लगातार परेशान करा था। कभी इसकी 72 घंटे ड्यूटी लगाता था, कभी इसको 36 घंटे ड्यूटी पर बुलाता था और लगातार इसको टॉर्चर करता था। 8 अगस्त में पूरी प्लानिंग इनकी तैयार थी। इन्होंने क्या करा, तमाम जो सीसीटीवी कैमरे थे उनको बंद कर दिया जाता है। और वहाँ पर जब ये लड़की आती है तो 11 बजे लास्ट कॉल अपनी माँ को करती है और कहती है कि मैं सही सलामत हूँ, माता जी आप सो जाओ। इसकी माँ भी सो जाती है कि नाइट ड्यूटी है, बेटी सही सलामत, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं डर में थी कि मेरी बेटी को परेशान करा जा रहा है। माँ के सोने के बाद लगभग 1 बजे के करीब एक औरत जो नॉर्मल होती है, उसका अस्पताल से कोई लिंक नहीं होता, वो इस डॉक्टर लड़की से आके उलझती है, उसके साथ बदतमीजी करती है, खूब तू मैं होती है। उसके बाद जो प्रिंसिपल है संदीप घोष जो है इससे कहते हैं जाओ तुम जाकर आराम करो, अभी करने को कुछ नहीं। और 3 बजे इसको वहाँ पर कॉन्फ्रेंस हॉल जो उनका सेमिनार हॉल होता है, सेमिनार हॉल में बेड लगे होते हैं जहाँ पर डॉक्टर कोई भी जाकर आराम कर लेता, रेस्ट रूम के तौर पर था। जब ये वहाँ जाती है उसके बाद ये तमाम लोग आते हैं और आने के बाद इसके साथ हैवानियत की तमाम हदों को पार करते हैं। इसकी आंखों को फोड़ दिया जाता है, चश्मा जो उसने कंच का लगा रखा था उन पे घूसे बजाए जाते हैं और तमाम कंज जो उसकी आंखों में चला जाता है और उसकी आंखें फूट जाती हैं। उसके मुंह के जो जबड़े हैं उनको भी तोड़ा जाता है, उसके मुंह से भी खून आ रहा था, गर्दन भी उसकी तोड़ी जाती है। उसकी जो टांगे हैं दोनों, उनको ऐसे करके ऐसे घुमा दिया जाता है, मतलब टांग हमारी अगर हम लेटते पैर हमारा ऐसा होता है, उसके पैर ऐसे मिले थे। मतलब खुलासा करने वाली थी क्या? नहीं देखिए, मैंने कहा ना कि वो तमाम का तमाम इन लोगों का देख चुकी थी कि अस्पताल के आड़ में यहाँ पर एक सेक्स रैकेट चल रहा था। और सेक्स रैकेट भी ये नहीं कि कोई भी आओ और यहाँ पर मौज मस्ती करके चले जाओ, ज़कात लेकर चले जाओ। वहाँ पर ये जितनी इंटर्नी डॉक्टर होती है, इंटर्नशिप डॉक्टर कर रही थी, जवान और खूबसूरत होती है, इनको ही यहाँ का जो मैनेजमेंट था, यहाँ का जो प्रिंसिपल था, वो पॉलिटिकल लोगों में उनको भेजता था, अफीम के साथ भेजता था, जाओ ये अफीम वहाँ पर देकर आओ। तो वो बेचारी अफीम भी देकर आती थी और अपनी असमत यानी अपनी इज्जत को भी लुटा कर आती थी। लेकिन ये जो लड़की थी इंटर्नशिप कर रही थी, ये लड़की, इसने मना कर दिया कि मैं एक डॉक्टर हूँ, बड़ी मेहनत से मैंने पढ़ाई करी, ना तो मैं अफीम लेकर जाऊंगी, ना मैं किसी पॉलिटिकल नेता के पास, लीडर के पास अपने आप को परोसूंगी। तो इस बात से गुस्सा होकर, और पूरे अस्पताल को पता था कि इसके साथ बहुत हैवानियत करी जाती है, इसको बहुत परेशान करा जाता है। ये बात तो आम नहीं है जो आप बता रही हैं। अरे मेरे पुलिस ने शुरुआत में इसे सुसाइड बताया था। नहीं देखो, अब ये देखिए पुलिस की थ्योरी कितनी गलत है। एक लड़की जिसकी आंखें फूटी हुई हैं, एक लड़की जिसके जबड़े टूटे हुए हैं, एक लड़की जिसकी गर्दन टूटी हुई है, एक लड़की जिसके पैर जो हैं ऐसे ना हो कि ऐसा करके उसके ऊपर टांगे तोड़ देंगे, एक लड़की जो निवस्त्र है, उसके पास मतलब कपड़ा नाम को नहीं है, पूरा उसका सर जो था वो डैमेज कर दिया गया था दीवारों में मार मार के। तो पुलिस कैसे उसको सुसाइड करे? क्योंकि कॉलेज से जो फोन उसकी फैमिली के पास गया था तो उन्होंने भी कहा था, पहला फोन गया था कि तुम्हारी बेटी की हालत बहुत क्रिटिकल है, सुबह में फोन गया था। उसके बाद दोबारा फोन गया था और कहा था कि प्रिंसिपल ने कहा था, संदीप घोष ने कहा था तुम्हारी बेटी ने खुदकुशी कर ली। यानी कि देखिए किस कदर गलत बयानी करेगा। जब उसकी फैमिली अपने कुछ ताल्लुक
ताल्लुकात वालों को, पड़ोसियों को लेकर आती, तो 4 घंटे तक उसको अस्पताल के बाहर खड़ा करा गया, क्योंकि अस्पताल के अंदर सबूतों को मिटाया जा रहा था, लगातार मिटाया जा रहा। 4 घंटे बाद वो लड़की के जो फादर है जबरदस्ती बचते बचाते अंदर जाते हैं और अपनी बेटी का फोटो खींचते हैं। मतलब एक बाप जिसने अपनी बेटी सही सलामत भेजी थी, वो जाके अपनी बेटी का फोटो खींचता है, नंग अवस्था में पड़ी हुई होती है, तमाम चीज़ें उसकी टूटी फूटी होती है, और फिर वो फोटो जो वो अपने तौर पर वो वायरल करते हैं। बाद में अस्पताल वाले कुछ भी कहने, आप ये देखिए तमाम लोग वहाँ पर चुप थे, ममता सरकार चुप थी, और ये कहा जा रहा है संदीप घोष जो है ये तमाम अफीम गांजा और लड़कियों की सप्लाई से जो पैसा जमा करता था वो टीएमसी के फंड में दिया करता था, ये भी कहा जा रहा है। और ये तमाम न्यूज़ में चल रहा है, मैं नहीं कह रही, ये तमाम के तमाम बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पर ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, उसकी फैमिली बता रही। और जिस लिहाज से पोस्टमार्टम हुआ, चौंकाने वाले खुलासे हुए, उसमें भी ये कहा गया है कि इस लड़की के साथ 1 से ज़्यादा लोगों ने बलात्कार करा, एक आदमी नहीं है। और जिस आदमी को इन्होंने फंसा दिया वो एक नशेड़ी आदमी है, वो नशा करता था, जिसका इन्होंने वहाँ ब्लूटूथ गिरा दिया कि ब्लूटूथ सबने पकड़ा, जबकि वो उस वक्त घर सो रहा था। हाँ, वो भी अय्याश था, लेकिन उस वाले आदमी ने इस डॉक्टर, महिला डॉक्टर के साथ मरने के बाद रेप करा था, जिंदगी में नहीं करा था। क्योंकि जिस लिहाज से वहाँ पर सीमेन मिला है, पोस्टमार्टम के अंदर सीमेन आया, वो 151 ग्राम है। और किसी भी मर्द का अगर कोई किसी लड़की से, किसी औरत से या कहीं भी रिलेशन बनाता है तो मात्र 10 ग्राम सीमेन जो है वो डिस्चार्ज करता है, जबकि यहाँ पर एक आदमी का, तो वहाँ पर एक आदमी का था ही नहीं। तो ये सारे के सारे इसको कवर अप करने पर लगे, क्योंकि इनको दहशत है कि जिस तरह निर्भया पर कांग्रेस की सरकार गई थी, कहीं टीएमसी की सरकार जो है वो ये दूसरी निर्भया पर न चली जाए, इसलिए पहले इसको कवर अप करा जा रहा था, फिर बाद में सीबीआई इंक्वायरी। लेकिन 12 साल हो गए निर्भया कांड को, हालात जो के त्यों हैं, कोई ना बहुत बड़ा चेंज आया है, ना महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है। बातें सब करते हैं, लाल किले से ही भावुक होते हैं लोग, लेकिन नतीजा वो का वही है। देखो हसन, अगर तुम्हें याद हो पिछले साल भी मोदी जी ने कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा को लेके वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, और बहुत ज़्यादा उन्होंने महिलाओं की तारीफ करी थी। और उसके बाद क्या हुआ था कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को उसी दिन 15 अगस्त वाले दिन वहाँ पर जेल से उनको रिलीज कर दिया गया था कि संस्कारी हैं। इस बार भी मोदी जी ने महिलाओं के सम्मान की और महिलाओं की सुरक्षा की बात करी, तो मैं बड़ी परेशान हूँ कि पता नहीं कौन सी जेल से कौन सा बलात्कारी संस्कारी बनकर निकल कर आएगा। ये सारा जो मैनेजमेंट है, चाहे वो सरकारी हो चाहे कुछ भी हो, मोदी जी के अब्बा भी चाहेंगे ना, इन बलात्कारों को रोक ही नहीं सकते, क्योंकि सारा डिफॉल्ट जो है हमारे सिस्टम में। जब आप आसाराम बापू और दूसरे तमाम जितने भी ये बलात्कारी हैं, इन लोगों को आप रियायत देते हैं, इनको पैरोल पर छोड़ देते, किसी को सजा नहीं मिलती, तो रिजल्ट ऐसा ही मिलेगा। दूसरी जो कमी पूरी कर दी वो हमारे मोबाइलों ने कमी पूरी कर दी है कि मोबाइल पे जिस तरह डेटा फ्री दे रहा है, और जिस तरह पॉर्न साइट आज का 12 साल का बच्चा भी आराम से जाके पॉर्न साइट देख सकता है, तो उसके लिए तमाम डेटा भी जिम्मेदार है। तमाम ये जितने भी आप ये कहिए कि डिजिटल पे सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं, वीडियो चल रहे हैं, और उन पे कोई रोक टोक नहीं, कोई बंदिश नहीं, कोई भी उसको जाकर देख ले। तो जब इस तरह का मामला होगा कि आप भारत के ठलवे लड़कों को, ठलवे बच्चों को आराम से डेटा देके कहोगे जब पॉर्न साइट देख लो, कोई बंदिश नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है प्रैक्टिकल करने के लिए वो इसी तरह रिजल्ट भी देंगे। आपकी माँ को, आपकी बेटियों को, आपकी बहनों को इसी तरह लूटेंगे और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इन अपराधों में लगातार बढ़ोतरी का क्या कारण आप समझती हैं? जो देखिए, बढ़ोतरी का कारण यही है, आप चाहे बिल्किस बानो को उठाकर देख लो, आज तक उसके बलात्कारियों को सजा नहीं मिली। आप राबिया सैफी को उठाकर देख लो, जो खुद ऑन ड्यूटी सेल्फ डिफेंस में थी और दिल्ली में उसको मार दिया, यानी कैपिटल में उसको उसकी हैवानियत से ऑन ड्यूटी उठाकर मार दिया गया था, और उसके साथ भी हैवानियत करी गई थी, और उसके साथ भी गैंग रेप करा गया था। आज तक उसके कातिलों को सजा नहीं मिली। तो यार ये अब ये तीसरा ये डॉक्टर वाला मामला हो गया कि ऑन ड्यूटी डॉक्टर जो ड्यूटी पर थी, ऑन ड्यूटी उसको मार दिया जाता है। तो उसकी वजह सारा यही है कि क्योंकि भारत में जितने भी अभी से पहले बलात्कार हुए या हो रहे हैं, उनको कोई सजा नहीं मिलती है, उनको आराम से छोड़ दिया जाता है। एक शायद अगर आपने देखो, एक मीम बना हुआ है, एक मीम में एक बंदा है, एक बुढ़ा है, 80-82 साल का है, तो कोर्ट कह रहा है कि तुमने बलात्कार करा तो तुमको सजा मिलेगी। तो वो कहता है मिलोड मेरे पर रहम करो। तो मिलोड कहते हैं भाई मैं तुम्हारे पे रहम कैसे कर लूँ, अब तो तुम वैसे 82 साल के हो, अगर हमने तुम्हें अब भी सजा नहीं दी तो लोग क्या सोचेंगे। हाँ, तुम 20-22 साल के होते तो कोर्ट सोचता। तो वो बुढ़ा कहता है कि मिलोड मैंने जो ये बलात्कार करा था ना, ये मैंने 22 साल में ही करा था, और ये जो महिला बैठी है अपने पोते के साथ आई, मैंने इसके साथ ही करा था। तो जिस मुल्क का जुडिशरी सिस्टम इतना लचर हो कि 80-80 और 60-60 साल आपके फैसले ना आए, तो शायद वहाँ पर बलात्कार इसी तरह प्रमोट भी होगा और बढ़ेगा भी। लेकिन एक सवाल ये है कि जिस तरह से आसाराम हो या राम रहीम, इन लोगों को छोड़ दिया जाता है, मीडिया एकदम पूरा हेडलाइन बनाती है कि राम रहीम को छोड़ दिया गया, तो क्या मीडिया की इसमें जिम्मेदारी नहीं, क्या इससे लोगों के बारे में या तो खबर ना फैलाएं कि भाई छूट गया जेल से?
देखिए, लफाजी बलात्कारी अगर कोई करता है तो हमारा स्ट्रीम चैनल करता है और यही करवाता है। जिस तरह ये इन लोगों को, चाहे वो आसाराम हो, चाहे राम रहीम हो, चाहे चिन्मयानंद हो, और भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं जो ये ज़्यादातर, और आप ये देखो कि ज़्यादातर ये लोग धर्म की आड़ में करते हैं। कोई बाबा बनता है। अभी आपने देखा कि एक और अलीगढ़ के पास हुआ था, वो कांड चल रहा था, वो खुद मुजरिम था जो जाटव समाज से आता था, वो भी बलात्कारी था, वो जेल में रहकर आया था, बलात्कार के जुर्म में रहकर आया था, वो फिर बाद में बाबा बन गया, उसको भी सरकार अभी तक पकड़ नहीं पाई। तो सारी कमजोरी हमारे सिस्टम की और हमारे समाज की कि इन बलात्कारियों को आराम से छोड़ दिया जाता है। इनके ऊपर पॉलिटिकल कहीं ना कहीं प्रेशर आ जाता है। कोई कांग्रेस पार्टी का निकल कर आ जाता है तो कोई कांग्रेस के किसी से तार जुड़ जाते हैं, तो किसी के आम आदमी से तार जुड़ जाते हैं, तो किसी के बीजेपी से तार जुड़ जाते हैं, तो किसी के कॉर्पोरेट घराने से तार जुड़ जाते हैं। तो अब मेन बात है कि बलात्कार भी अब ना एक तरह से कंडीशन अप्लाई हो गया। अगर आप गरीब हो तो आपको जेल में ठूस दिया जाएगा, अगर आप अमीर हो तो आपको संस्कारी कह के बाहर छोड़ दिया जाएगा। तो जब तक सरकार इसलिए कानून ना बनाए, इनके लिए कानून ना बनाए और बहुत जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन ना करे कि अगर इस तरह का कोई भी जघन्य अपराध आता है तो उसके लिए फौरन हफ्ते में या महीने के अंदर उसको फांसी हो जाए, तो शायद फिर इस तरह के केस ना हो। अभी आप देखो, बिहार में एक 14 साल की बच्ची को घर में घुस के दबंग लोग उठा कर लेके जाते हैं, उसके बाप के सामने, उसके भाई के सामने, माँ के सामने, और उसका गैंग रेप करते हैं और गैंग रेप करने के बाद उसको नहर में डाल देते हैं। अभी आप देखो, एक मुस्लिम नर्स को जब वो ऑन ड्यूटी कर आ रही थी तो रास्ते में उसको एक हिंदू भाई ने रोका, या हिंदू आप ये कहिए एक हिंदू बलात्कारी ने रोका, उसको मारा, उसका रेप करा, उसका मोबाइल और उसके 30-40 हज़ार रुपये लूट लिए। तो इन लोगों को सबको पता है कि हम कुछ भी कर लें, हमारे साथ जो ये सिस्टम है बहुत कमज़ोर है और सिस्टम हमें इतना उलझा देता है कि हम आराम से ज़मानत लेके भी आ जाते हैं और 20 साल बाद 30 साल बाद हमें सज़ा होती, तब तक तो हम ज़मानत पर होते हैं। तो जब तक भारत माँ की जय कहने वाले इन भारत की बेटियों के साथ खड़े नहीं होंगे तो मेरा ख्याल से बैक टू बैक आप रोज़ ही ऐसा कोई ना कोई किसी न किसी स्टेट में रेप सुनते रहेंगे।